नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। और ये 30 के 30 प्रश्न जो रीट 2017 की जो वैकेंसी थी, पेपर 2018 में हुआ था, उसके लेवल 2 के ये प्रश्न हैं। जो भी विद्यार्थी रीट 2021 की तैयारी कर रहा है उसको पुराने पेपर हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि रीट का पेपर बहुत हल्का आता है मैथमेटिक्स विषय का। तो आप अगर तीनों प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यार यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, ये चीज़ें हमें कवर करनी है। क्योंकि इतना हार्ड लेवल आता नहीं है रीट का पेपर, मैंने देखे हैं, तीनों पेपर दिए भी हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें से जो जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको आप अच्छी प्रकार से तैयार करें। चलिए बिना देरी के आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और साथियों, अगर आप कहेंगे तो तीनों पेपर में फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, आपको सूत्र तो थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे। घन का सूत्र क्या होता है, घन की आयतन का सूत्र क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि भुजा क्यूब होता है। इसका मतलब भुजा क्यूब दे रखी है दोनों आयतनों की, तो आप सीधी सी बात बता सकते हैं कि भुजा तो अपने पास पहले की 3 नहीं है क्या। दूसरा जो घन है उसकी भुजा क्यूब कितनी दे रखी है, 64। इसका मतलब इसकी भुजा 4 नहीं है क्या, बिल्कुल है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन अनुपात पूछा है तो नीचे भी 6 भुजा स्क्वायर आएगा। 6 से तो 6 वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा तो भुजा बची। भुजा का स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है, एक तरफ इस वाले का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यानी उत्तर क्या आएगा, 9:16। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी बड़ी हो सकती है, बाकी आराम से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्या पूछा है देखिए, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। इसका आयतन 1848 घन मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है। खंबा कैसा है, बेलन जैसा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद होना ही चाहिए। क्या होता है देखो, 2πr/h। इसका मान दे रखा है आपको 264। और क्या दे रखा है देखो, इसका आयतन भी दे रखा है। मैं इसके आयतन में भाग लगा दूं, πr² होता है घन का, सॉरी, जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है, πr²h। और इसका मान दे रखा है आपको 1848। अगर आप इसमें इसका भाग देंगे तो क्या क्या देखो बच रहा है, h से h कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। मतलब आर का मान आएगा यहाँ पे, हमारे पास आर का जो भी मान आएगा वो हम इस ऊपर वाले समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास खंबे की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। देखिए इसको करते हैं पूरा। तो इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे बच गया, ऊपर तो बच गया हमारे पास 2, और नीचे क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, इधर क्या बच गया, आर बच गया। यानी 2/r बराबर हमारे पास बच गया 264/1848। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 132 बार, और 132 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा साथियों 14 बार। आप काट के देख लेना, आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आर का मान कितना है, 14। जब आर का हमारे पास मान आ गया तो हमारे सबसे पहले क्या दे रखा था, 2πr/h का मान कितना दे रखा है, 264। सवाल में दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 264। जब हमारे पास आर का मान 14 आ गया तो आर का मान यहाँ पे रखेंगे तो एच का मान आराम से निकल के आ जाएगा। देखो करते हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू निकालूंगा तो 264 बट्टे कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ, एच बराबर 264/2 और आर का मान कितना लिखूंगा मैं, 14 लिखूंगा। और पाई का मान भी आप लिख सकते हैं 22/7। तो इसको मैं काट के लिख देता हूँ, पाई की जगह लिख देता हूँ 22, ऊपर लिख दूंगा मैं 7। काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो 132,
22 छक्की 132 होता है, 22 एकम 22, 22 छक्की 132, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग 6 में देंगे 3। एच की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मीटर है तो मीटर आंसर है। एच बराबर कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर है। कुछ भी नहीं करना, जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना है। 2πRh का मान दे रखा है साथियों, कितना है? 264 है। हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो सीधी सी बात है ऊंचाई हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई भी दो अज्ञात राशियां हो तो उसमें एक राशि हमें पता होनी चाहिए। वो हम कैसे पता करेंगे? इस वाले के अंदर नीचे वाले का भाग देंगे तो आर से एच कैंसिल हो जाएगा, एक आर की वैल्यू निकल आएगी, और उस आर की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ऊंचाई निकल के आ जाएगी 200, जो कितनी है 3 मीटर हमारे पास आंसर रहेगा। वीडियो को दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक कक्षा में 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से निम्न अंक प्राप्त किए। उपयुक्त वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। देखो 4 सारणियां दे रखी हैं और उसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखो इसकी सारणी हम बना ही लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको बना लेना, बहुत ही आसान है। देखो अपनी सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं 0 से 20 के अंतर्गत लिखूंगा। 0 से 20 में कितना है? देखो 0 से 20 तक का होना चाहिए, तो 20 से नीचे नीचे देख लो कितने हैं? 16। एक तो ये रहा, 1 2 ये रहा, 6 भी है ना, 1 2, और 20 से नीचे और क्या रह गया आपके पास? 16, ये भी आ जाएगा 3, और 20 से नीचे और कोई है क्या? ये 8 भी रह गया, 4 4 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए 20 से 40 लेते हैं, याद रखना ये 40, ये पहला अपना मान कितना आया है? 4 आया। कितने? 20 से लेके 0 से 20 के बीच में। दूसरा हम लेते हैं 20 से 40 के बीच में। अब 20 से 40 लेना है तो 20 से बड़ा होना चाहिए, 24 हो जाएगा, और 24 के बाद होना चाहिए देखो 20 से बड़ा और 40 से कम। 40 से कम 36 भी हुए हैं, है ना। 20 से बड़ा और 40 से कम, 20 से बड़ा है 40 से कम, ये भी हो जाएगा, और 20 से बड़ा और 40 से कम 30 भी आ जाएगा। कितने हैं? 2 और 3 और एक क्या है? 4 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 24 36, 20 से बड़ा, 20 से बड़ा और 40 से कम, 20 से बड़ा 40 से कम साथियों, एक ये भी रह गया। कितना है? 2 3 4 5 हो गए। इसका मतलब पहले में 4 था, दूसरे में 5 था। मेरे ख्याल से आपका आंसर निकल आएगा। ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 5, बाकी में देख लो 4 चाहिए, गलत हो गया ये ऑप्शन। नीचे वाले में देखो ये 4 5, ये भी हो सकता है, 4 5 ये गलत हो गया। फिर इसका मतलब बी, या एक तो ये हो सकता है 4 5, और एक ये वाला हो सकता है 4 5। अब इसमें 3 नंबर पे क्या है? 6 है, और इसमें भी 3 नंबर में क्या है? 6 है। तो इसको हम हल नहीं करेंगे। फिर नीचे देखो 4 वाले में क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, और ऊपर में देखो 4 वाले में 3 दे रखा है। इसका मतलब ये वाला चेक कर लेते हैं, 60 से 80 वाला। अगर 3 आता है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अगर 2 आएगा तो ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। देखो 60 से 80 के बीच में छांटो, 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में एक ही आ गया। 60 से बड़ा है 80 से कम है, 60 से बड़ा 80 से कम, 60 से बड़ा, ओहो ये तो हो गई ना, 60 से बड़ा, 60 से बड़ा 80 से कम, ठीक है। 60 से बड़ा 80 से कम, 60 से बड़ा है 80 से कम, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी नहीं होंगे, 3 होगा। इसका मतलब 60 और 80 के बीच 3 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समय जोड़ लिया, लेकिन आप आराम से इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते, इतना इजी प्रश्न है। कुछ भी नहीं है, जो राशि दे रखी है 0 से 20 में कितना है, कितने हैं, तो वो अंक लिख दीजिए। आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले प्रश्न पढ़ना है इसको,
कई बार क्या होता है कि बिना पढ़े प्रश्न का आंसर दे देते हैं, क्योंकि ये पाई चक्र वाला आपको इजी लगता है। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान में प्राप्त किए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा सभी प्राप्तांकों का योग 480 है। बस ये बात आपको पता होना चाहिए कि योग दे रखा है कितना, 480। सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे वाले उत्तरों के प्रश्न दो, आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला प्रश्न है कि सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। देखो गणित वाले की बात कर लेते हैं। गणित में कितने हैं, 93। कितने हैं, 93। आप मेरे को ये बताइए कि 93 कितने में से है। ये पाई चक्कर पूरा कितना होता है, 100 का होता है या 360 का होता है। तो देखिए डिग्री में दे रखा है तब तो आपको लेना है 360, और यदि डिग्री नहीं हो तो आपको 100 ही लेना है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। गुणा, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, बता देना एक बार। मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ मैं कि यदि आपको डिग्री में दे रखा है तब आपको 360 ही लेना है, बाकी अदरवाइज आप क्या लेंगे, 100 ही लेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ मैं। देखिए डिग्री में दे रखा है तो सीधी सी बात है 360 की बात हो रही है, और 360 में गणित का कितना है, 93 है, तो 93 करेंगे। अब गुणा में आप क्या करेंगे, 100 करेंगे या टोटल दे रखा है वो करेंगे। देखिए टोटल कितना है, 480 है ना, तो आप गुणा कितने से करेंगे, 480 से करेंगे। 93 बट्टे 360 गुणा 480। अब निकाल लीजिए, आपके उत्तर आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 6×6 = 36 होते हैं, 6×7 = 42, 8×6 = 48 होते हैं। फिर काट दीजिए, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, 3 से ये कट जाएगा, 3×3 = 9, 31, और 31 का 4 से गुणा करेंगे तो 4×1 = 4, 4×3 = 12, 124 बनेगा। 124 ऑप्शन में आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जैसे डिग्री दे रखा है तो डिग्री कितने में से बन रहा है, 360 में से 93 जो है वो गणित ने प्राप्त किए हैं, कितने में से, 480 में से। आप इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 124 आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। अगला वाला देखते हैं। देखो सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो हिंदी में ये पूछ रहा है कि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में भाई ज़्यादा नहीं है क्या, हिंदी वाले ज़्यादा नहीं है क्या, कितने ज़्यादा हैं आप बताओ। तो आप बताएंगे तो 28 और 8 कितने हो गए, 36 ज़्यादा हैं। हिंदी में कितने ज़्यादा हैं, 36। अब ये 36 कितने में से ज़्यादा हैं, 360 में से ज़्यादा हैं, और गुणा 480 करेंगे, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। 36 से 36 ही काट दीजिए, सीधा आपके पास आंसर बन गया 48, यानी 48। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं। इस प्रश्न को साथियों बाद में लेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन में लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा बोनस दिया गया था, लेकिन अपने स्तर पे इसको हल जरूर करेंगे हम। पहले अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों में गणित के परीक्षण में से 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता या साध्यता। तो देखो आप कॉपी को किसी से भी चेक करवा रहे हो, अंक 42 आ रहे हैं, इसका मतलब वो प्रश्न पत्र कैसा है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ है इसका मतलब उस पर व्यक्तिगत रुचि का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सही उत्तर क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठता रहेगी। और जो प्रश्न पत्र जितना वस्तुनिष्ठ होता है वह उतना ही क्या होता है, विश्वसनीयता रहती है उस प्रश्न पत्र में। तो ये ऐसा ही प्रश्न था कि एक विद्यार्थी ने अलग अलग परीक्षकों में से गणित के परीक्षण में से 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, और तब यह परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। तो सीधी सी बात है, आप किसी से भी कॉपी चेक करवाओ, नंबर आपके 42 से बन रहा है, इसका मतलब वो वस्तुनिष्ठ ही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखो निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा क्या है, अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, उपरोक्त सभी। तो देखिए एक आंकड़ा तो आपको ये रखना है कि कई ऑप्शन में
ऑप्शन बड़े होते हैं तो ज़्यादातर वही आंसर बैठते हैं, कई ऑप्शन में उपरोक्त सभी होते हैं तो वो भी आंसर ज़्यादा बैठते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। 2 ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी हम कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार की सीमा जो होती है, एक तो निर्माण में कठिनाई, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनका निर्माण करना संभव नहीं है। जटिल प्रक्रियाओं को हम नहीं माप सकते क्योंकि आंकड़े बहुत कम दे रखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाते। अनुमान लगा सकते हैं, हाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें अनुमान लगा के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है वो आराम से इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 9वां प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। औपचारिक कक्षा व्यवस्था की बात की है साथियों, आगमन, निगमन, प्रयोजना या फिर विश्लेषणात्मक। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्रयोजना विधि है उसको औपचारिक कक्षा व्यवस्था में हम इसको लागू नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन रहता है। इसके लिए तो आपको थोड़ा सा जो है ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा, एक शिक्षण के लिए एक उचित वातावरण की व्यवस्था होगी, तो आप औपचारिक कक्षा में इसका प्रयोग करना कठिन है प्रयोजना विधि को। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 3 ही ऑप्शन इसका माना गया है। बाकी हम प्रयोजना विधि में आपको पढ़ाएंगे इसको बेहतर तरीके से। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकिका संकेत, राष्ट्रीय, जटिल या वैदिक। तो देखो गणित की जो भाषा होती है वो मूलभूत इसकी 4 जो इकाइयाँ होती हैं इसकी, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, इनको बोलते हैं संकेत। और सांकेतिक भाषा होती है। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है, मूर्त विज्ञान है या अमूर्त है या भौतिकी है या सापेक्षित है। तो मैंने ये कह दिया कि माना एक आदमी के पास 4 आम है, अब उसके पास 4 आम है ही नहीं, फिर भी हम उसको कह रहे हैं मानना उसके पास कितने 4 आम है, तो अमूर्त है। इसका मतलब गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है। और ये तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से परिभाषा है गणित की। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है, ये पूछा है नहीं है, चलो ठीक है। शुद्धता है, परिणाम की निश्चिंतता बिल्कुल सही है, मौलिकता भी है, विषय निष्ठता ये नहीं होगा साथियों, विषय निष्ठता नहीं होगी। शुद्धता है, मौलिकता है, परिणाम की निश्चिंतता है, लेकिन विषय निष्ठता नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी हो जाएगा, नहीं पूछा है तो। अगला सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विद्यालय के लिए गणित में मुख्य कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से विद्यालय के लिए गणित में मुख्य कार्य की पूछा है साथियों, मुख्य कार्य की, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है और मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। देखो चारों ही ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, सारे चारों ही सही हैं, लेकिन पूछा क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो भाई सीधा सी बात है कि सीधे हम प्रश्नों को बिना डॉट पेन कॉपी लिए ही हल करते हैं, तो इसका मतलब मानसिक प्रक्रियाओं का ये विकास करती है। सीधी सी बात है, हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र पे ये ज़्यादा विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट और टेलीविजन। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माना गया था। क्यों माना गया था, क्योंकि आजकल ऐसे बोर्ड उपलब्ध हैं बाजार में, आप साधारण बोर्ड जिसकी बात करते हो उसको भी आप स्क्रीन टच बना सकते हो। हाँ, उस पर एक प्रोजेक्टर पड़ता है, उसकी सहायता से आप उसमें अगर कोई भी ग्राफ बना सकते हो, कोई भी, मतलब सीधी सी बात है कि आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। आपके पास नॉर्मल बोर्ड है, उसको भी आप स्क्रीन टच बोर्ड बना सकते हो, उसमें आप ग्राफ लेना चाहे तो ग्राफ बना सकते हो। कुछ भी तकनीकी सारे सिस्टम आजकल बहुत बढ़िया आ रखा है, वो सिस्टम मैंने देखा है। तो ये सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। बिल्कुल हाँ, ग्राफ वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आजकल इससे भी बेहतर उपकरण हैं वो बाजार में आ गए हैं, तो इनका उपयोग वैसे कम हो गया, लेकिन उस समय ये बहुत ज़बरदस्त था। 2015 के आसपास ये बना था।
विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए। देखो, एक तो विधि होती है आपकी संश्लेषण, एक होती है आपकी विश्लेषण। आपको सीधा याद रखना है, विश्लेषणात्मक में क्या होता है, विस्तार होता है, और संश्लेषण में क्या होता है, समेटना। स से समेटना और स से संश्लेषण, वी से विश्लेषण, वी से क्या होगा, विस्तार। अब पहले हम विस्तार करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, समेटेंगे। अब ये क्या पूछा है, देखो, संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किसके पश्चात करेंगे, तो पहले विस्तार करेंगे, इसका मतलब विश्लेषण विधि के बाद ही क्या करेंगे, संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16वां प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। उस समय तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से किसी को नहीं आता था, लेकिन अब ये बहुत लड़कों को आने लगा है। क्या है, देखो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों की एक ट्रिक भी होती है और इनको करने का एक तरीका भी होता है। देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो चाहे बायो का हो चाहे मैथ का हो, आराम से इसको बना लेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको बताता हूँ। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 84 को मैं लिख रहा हूँ 81 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या। और मैं 3 लिख रहा हूँ, 81 और 3 84 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं 18 को 9 गुणा 2 लिख रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, 9 गुणा 2 और अंडरूट का अंडरूट 3। आप मेरे को ये बताइए, ये 9 प्लस अंडरूट 3 का वर्ग नहीं है क्या। आप मेरे को एक बार ईमानदारी से बताइए, ये इसका वर्ग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा क्या ऊपर वाला। ए स्क्वायर का मतलब 9 एकम 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा, ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर का मतलब अंडरूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 ए भी करेंगे, इसका मतलब 2 तो अपने सूत्र में ये रहा, ए का मान कितना है, 9 है, बी का मान कितना है, अंडरूट 3। इसका मतलब वास्तव में ये देखा जाए तो 9 प्लस अंडरूट 3 का ये वर्ग है। जब ये वर्ग है तो इसके ऊपर वर्गमूल है, इसका मतलब ये वर्गमूल तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या फिर, 9 प्लस अंडरूट 3 बचेगा। इसका मतलब ये बचा है अपने पास क्या, इस पूरा वैल्यू है, इसका मान कितना बचा है, 9 प्लस अंडरूट 3 बचा है। और अपने सवाल में लास्ट में दे भी रखा है माइनस के वर्गमूल 3 और दे रखा है, तो वर्गमूल माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल, 9 बच गया और ओवरऑल। तो 9 का वर्गमूल साथियों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, बी हो जाएगा। दोबारा देख लेना वीडियो को, आराम से आप कर पाएंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल लेते हैं, 17वां प्रश्न। ये देखो, ये भी घातांक करने वाले प्रश्न में से है, टॉपिक में से है। 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 और 4 की घात 95 बराबर दे रखा है के गुणा 4 की घात 95। तो मेरे को ये बताओ, इन तीनों में से एक राशि कॉमन नहीं आ रही क्या, बिल्कुल आ रही। क्या, 4 की घात 95 कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं 4 की घात 95 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 95 कॉमन ले लिए तो 2 बच गए, 2 का मतलब 16 बचा कि नहीं बचा, 4 का वर्ग 16 नहीं होगा क्या। अच्छा, आगे वाले में देखो, 4 की घात 96, 4 की घात 95 कॉमन तो मैंने बाहर ही ले लिया, तो केवल 4 नहीं बचा क्या, बिल्कुल बचा। आगे वाले में से 4 की 95 तो कॉमन ले लिया, 1 बच गया, इसका मतलब अंदर क्या बचा, 16 में से 4 गए, 16 और 1 17, 17 में से 4 गए, कितने बच गए, 13 बच गए। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, 4 की घात 95 और ब्रैकेट में बचा अपने पास 13, 13 और बराबर में क्या दे रखा है, के गुणा 4 की घात 95। अब ये बराबर वाला 4 की घात 95, 4 की घात 95 कैंसिल, के का मान कितना आया साथियों, 13 आया। तो के की वैल्यू कितनी हुई, 13 हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत ईजी है साथियों, इससे प्रश्न ईजी हो ही नहीं सकता, कुछ भी प्रश्न ईजी, इससे प्रश्न तो ईजी हो ही नहीं सकता। कैसे, इन दोनों में कॉमन देखो, आपको कुछ करना ही नहीं है, दोनों में समान क्या है, बायोलॉजी वालों को पता नहीं है कि कॉमन क्या होता है। साथियों, इन दोनों में कोई चीज़ सेम नज़र आ रही है क्या, आ रही है। एक तो ए आ रही है, एक मेरे को 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 ए कॉमन आ रहा है। जब 5 ए इन दोनों में से बाहर निकाल देंगे तो पहले वाले में ए नहीं बचेगा क्या, दूसरे वाले में 5 ए कॉमन ले रहे हैं तो 3 नहीं बच जाएगा क्या सीधा। आगे वाले में देखो, आगे वाले में कॉमन क्या आ रहा है, आगे वाले में एक तो माइनस का चिन्ह है वो कॉमन आ रहा है, बाकी क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी के अलावा क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 2 बी कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या फिर, इसमें बचेगा 3 और प्लस आगे वाले में क्या बच जाएगा, 2 बी कॉमन लेंगे तो 2 गया, बी गया, ए बच जाएगा।
ये दोनों ब्रैकेट सेम आए कि नहीं आए, a+3 या 3+a, बात तो एक ही है ना। तो इन तीनों में से एक कॉमन और आ गया क्या, a+3, और दूसरा हमारे पास आ गया 5a-2b, ये अपने पास आया। और ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये तो साथियों कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, 5a-2b, 5a-2b, a+3, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा देख लेना, प्रश्न को गलत मत करना साथियों, ऐसा ही प्रश्न अगली बार आएगा, कन्फर्म कह रहा हूँ। 19वां प्रश्न लेते हैं। देखो 19वां प्रश्न बहुत ही ईजी है। ये बट्टा के नीचे बट्टा नहीं है क्या, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार घनमूल को, बट्टा के नीचे बट्टा नहीं है क्या, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये 1000 हो गया, और 1000 के नीचे कितना हो गया, 8 हो गया, और घात कितनी है, 1/3 है। और आगे वाले में क्या दे रखा है, 192 है, और बट्टा में कितना है, 3 है, 3 की घात कितनी है, 1/3 है। तो मेरे को ये बताओ, ये 10/2 की मैं क्यूब करूं तो 1000/8 नहीं बनेगा, बनेगा। और ऊपर क्या है, 1/3 है, प्लस 92 में 3 का भाग देंगे, 192 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 64 बनेगा, 64 बचेगा ना। 64 को मैं 4 की क्यूब लिख दूं, और ऊपर पूरे की क्या है, 1/3 है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 से ये 3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, 4 से ये 3 से ये 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है 10/2। 10/2 का मतलब क्या हुआ, 10/2 का मतलब हुआ 5, और आगे क्या है, 3 से ये 4, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो आपका उत्तर क्या बना, 9 बना। 9 ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अगर आप मैथमेटिक्स को हो तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये ऊपर जाएगा आपको, ये बस इतना ध्यान रखना है। और ऊपर 10 है, नीचे कितना है, 2 है, बस बात खत्म। प्लस ये 3 का भाग देंगे 64 बनेगा, 64 का मतलब 4 ही तो है, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बनेगा, 5 और 4 कितने हुए, 9 हुए। ऑप्शन ए हो गया। आगे वाला सवाल देखो, ये देखो रेखिक समीकरण दे रखी हैं दो। अगर आपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास को बेहतरीन पढ़ा है तो ये प्रश्न आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, चाहे आप 10वीं के बाद में आपने कभी नहीं पढ़ा हो। चाहे 2x-3 बराबर 79 दे रखा है, x प्लस 6y बराबर 47 दे रखा है, x प्लस वाई का मान पूछा है। अट्ठे x प्लस वाई को मान भी पूछ सका था ना, x माइनस वाई को मान भी पूछ सका है, क्यों भी पूछो अपन तो मान निकालना पड़सी x और y को। x और y को मान क्या निकालना, देखो अट्ठे देखो 2x-3y बराबर दे रखा है 79। ये जो समीकरण है इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 से गुणा करूंगा तो 2x प्लस के कितने आ जाएंगे, 6×2 12y, और इसको 2 से गुणा करूंगा तो 47×2 कितना हो गया, 94 हो गए ना। ठीक है, गठा दो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये -12 और -3 कितने हो गए, -15y हो गए, बराबर कितना बचा 79, और -94 बच गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया साथियों, y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया, 15 में 15 भाग देंगे कितना आ गया, 1। y का मान 1 यहाँ रख दो। जब y का मान 1 यहाँ रखेंगे तो ये 3 बन जाएगा साथियों, 2x-3 बराबर 79, और 2x बराबर 79 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 और 3 12, यानी 82, और x का मान निकालेंगे तो 82 का आधा कितना हो जाएगा, 41। जब 41 x का मान है, y का मान 1 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई, इसका मतलब 1 प्लस 42 करेंगे तो 43 आ जाएगा। x का मान कितना है, 42, प्लस y का मान 1 था, तो आपके पास उत्तर क्या आ गया, 43 आ गया। यदि आपसे पूछता x माइनस वाई, और मेरे ख्याल से इस सवाल में माइनस ही है क्योंकि ऑप्शन मिल नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 42 में से a घटाएंगे तो आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा, वो आपके पास उत्तर आ जाएगा 41। इसमें ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा, हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो, लेकिन सवाल अपना बहुत ही ज़बरदस्त है, तरीका अपना उससे भी ज़बरदस्त है, और हमें तो प्रश्न आना चाहिए, बस कुछ भी पूछे, x का मान यहाँ रखना है, y का यहाँ रखना है, अगर दोनों प्लस है तो उत्तर 43 आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। नो टेंशन, इतनी टेंशन मत लिया करो, सवाल सही है, ऑप्शन हो सकते हैं गलत। अगले वाला सवाल देखो,
ये सवाल नहीं है साथियों, ये एक बोनस अंक है आपको। इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। आपको इसका a+b का होल स्क्वायर खोलना है। क्यों नहीं खोल सकते? क्यों नहीं खोल सकते मेरे को ये बताओ। अरे खोल सकते हो मेरे भाई। 9x² होगा कि नहीं होगा? b² करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 2ab करेंगे तो 15 दूनी 30 आएंगे कि नहीं आएंगे? x आएगा कि नहीं आएगा? और माइनस के साथियों 60 दे रखे हैं। माइनस के कितने दे रखे हैं? 60x दे रखे हैं। बचेगा क्या? 9x² का 9x² बच गया। प्लस के प्लस, प्लस कितने बचे? प्लस के 25 के 25 हैं तो 25, और माइनस के साथियों कितने बच गए? 60 में से 30 गए तो माइनस के 30 बच गए एक्स के। तो ये साथियों किसका वर्ग है देख लो। 3x माइनस 5 का वर्ग खोल के देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 3x का वर्ग करेंगे तो 9x² आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे 5 दिए 15 दूनी 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 22 का प्रश्न क्या दे दिया रे बोर्ड वालों? 80 का कितना प्रतिशत 80 है? इससे सरल सवाल हो सकता है क्या मैथमेटिक्स के लिए? बायोलॉजी के लिए फिर भी ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। अलग अलग तरीके लगाएंगे बेटा, अलग अलग तरीके लगाने की आवश्यकता नहीं है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? मैं मान लेता हूँ 80 का x% कितना है? x% कितना है साथियों? 80 है। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, और 100 लगाएंगे तो प्रतिशत लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिंदी से बिंदी काट दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 800, और नीचे भाग देंगे 8 का, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। इसका मतलब 80 का कितना परसेंट 80 होता है? 100% होता है। सब लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप में 100% ही होता है, और 100 का 80% निकालेंगे तो 80 नहीं होगा क्या मेरे भाई? बताना आराम से। अगला सवाल लेते हैं कि एक टेलीविजन विक्रेता 9,600 की दर से 2 टेलीविजन बेच दिया, कोई बात को नहीं। उनमें से एक टेलीविजन 20% लाभ, दूसरे टेलीविजन पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई? चाहे आपको दुनिया में कितने ही रुपए में बेचे, यदि उस पर समान हानि और समान लाभ होता है साथियों, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा उस पर हानि रहेगी। और ये हानि आप निकालने का सूत्र आज से ही दिमाग में बैठा लो कि जो भी आपको दे रखा है उसका वर्ग करना है और भाग देना है। 100 का चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस ये दर्शाएगा कि हमेशा उस सौदे में क्या होगी? माइनस, यानी ऋणात्मक, यानी हानि ही होगी। कर लो इसको। 20 है अपना x का मान, तो 20 का वर्ग करेंगे 400, भाग देंगे कितने का? 100 का। अगर 100 का भाग देंगे तो 2 से 2 बिंदी कैंसिल, ओवरऑल कितना बचा? माइनस के 4 बचा, और माइनस का मतलब है हानि। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4% हानि हो जाएगा। अरे मेरे भाई ये कहाँ से सवाल लेके आ गया? एक क्षेत्र में, एक खेत में हो सकता है या एक क्षेत्र में हो सकता है, कोई बात नहीं। एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। पूछा क्या है? यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो, कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करना हो, तो मजदूर कितने चाहिए? आदमी कितना चाहिए? जैसी सीधी सी बात है भाई। तो 4 का भाग दे दो, यहाँ सीधा 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। सी ऑप्शन है। आपने पढ़ा M1D1 बराबर M2D2, ये सूत्र होता है मेन गुणा उसकी जो मजदूरी होती है, मजदूर, और वहाँ पर आदमी का गुणा, दोनों का गुणनफल, और ये किसके बराबर होता है? इन दोनों के गुणनफल। सूत्र होता है M1D1। आगे भी होता है, H1 भी होता है, वगैरह वगैरह जो भी करना है आपको, तो इतने से काम चल जाएगा। यहाँ 6 करना था, यहाँ 16 करना था, बाकी में 4 करना था, और यहाँ आदमी पूछे थे तो आदमी का करेंगे, गुणा वाली भाग में देंगे, आपके पास आंसर निकलेगा 24। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सवाल नंबर 25 पे आओ। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 है, तो मूलधन क्या होगा? भाई सीधी सी बात दे रखी है, ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, और समय दे रखा है, मूलधन पूछा है। तो भाई साहब मूलधन तो हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100।
अगर मूलधन दे रखा है तो समय लगा देंगे, और दर दे रखी है तो दर लगा देंगे। देखो यहाँ पे ब्याज दे रखा है 640 गुणा 100 बट्टे समय कितना है 5 गुणा दर कितनी है 8, 8 पंजो 40 होते हैं। तो इसकी जगह मैं 40 लिख दूं, बिंदी से बिंदी काट दूं, 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 16 बार, और 16 का 100 से गुणा करेंगे, आपके पास आंसर बनेगा 1600। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल लेते हैं 26वां सवाल। 4 सवाल और बचे हैं, आराम से इस वीडियो को देखना। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न फिर से मिलेगा, वो भी हल करवाएंगे 2021 में। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। एक स्कूल है एक महीने एडमिशन जखा ही हर साल 10% बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 में यह 1500 थी, तो 2018 में यह विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? भाई क्या करना है, मैं थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, मैं 2016 की बात पूछी ना, 2016 में मेरे पास विद्यार्थी थे 1500। इधर लिख दूं तो मैं ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं तो भी और ठीक रहेगा। सवाल तो पढ़ ही लिया है। मेरे को ये बताओ 2016 कितने विद्यार्थी थे? 1500। 2017 में कितने हो जाएंगे? 10% वृद्धि करेंगे, निकाल लेंगे। 2018 में पूछा कि अब कितने? 1500 का 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब 150 होता है। इसका मतलब यहाँ छात्र कितने हो गए? 150 जोड़ेंगे तो 1500 में 100 जोड़ा तो 1600, 1650 हो गए। यानी 2017 में कितने हो गए? 1650 हो गए। अब 1650 का 10% और ऐड कर दीजिए, यानी 2016 में तो कितने हुए? 1650 हो गए, और 2017 में आएंगे तो उसके 10% और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब 10% का मतलब 165 और बढ़ गए, तो 165 आप ऐड कर दीजिए इसमें। 1650 में 165 ऐड कर दीजिए, 5 का 5, 6 5 11, 6 7 1 8, 1815 ऑप्शन में है तो सही है, वरना तो मुझे नहीं आता भाई। 1815 सही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना। 2016 में 1500 थी, तो 1500 का 10% 150 होता है, और 150 इसमें जोड़ेंगे तो 1650 हुआ कि नहीं हुआ? और जब 1650 से 2016 में हो गया तो 2017 में हो गया, तो 2017 में इसका 10% और बढ़ा लो। 1650 का 10% आप निकालेंगे तो 165 होगा, और 165 आप इसमें ऐड करोगे तो वो किस में हो जाएगा? 2018 में हो जाएगा, 1815। भाई ये सवाल नहीं है, ये भी बोनस है। भाई इतना सरल सवाल आपको मिलेगा क्या? नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? कौन सा प्रतिबंध कंडीशन लागू होती है? ये 4 ऑप्शन है। मेरे को ये बताओ कि ये भुजा और ये भुजा ये तो बराबर ही दे रखी है ना, तो इसका मतलब एक तो भुजा हुई कि नहीं हुई? अच्छा, एक कोण 75, एक कोण 75, एक कोण भी बराबर है कि नहीं है? चलो, अब भुजा बराबर तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ये कोण तो बराबर कर ही सकते हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये कोण आपने सामने है। शीर्षाभिमुख कोण नहीं हुए क्या? जब शीर्षाभिमुख कोण है तो ये वाला कोण भी बराबर है, इसका मतलब एक कोण और भी बराबर है। तो हमारा सूत्र, हमारा जो रूल बनता है कि भुजा कोण भुजा, इसमें तो 2 भुजा आ जाती हैं, लेकिन कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये वाला ऑप्शन बैठ जाएगा आराम से। कोण भुजा कोण, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा देख लेना, गलत मत करना। सही है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से नहीं, 100% बता रहा हूँ भाई साहब। पढ़ा कुछ हो रहा हूँ, लेकिन अपना बीएससी की है, ये ऐसे छोटे मोटे सवाल आराम से इजी से हम कर देते हैं। भुजा कोण भुजा आराम से हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। देखो 2 भुजा दे रखी है, आराम से हो जाएगा। एक कोण दे रखा है तो ये भी आराम से हो जाएगा, और दोनों इस प्रकार से काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण बराबर नहीं हुए क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप इनको पहले समरूप बना के ये ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर करके, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगे, और समांतर हमेशा कोई जबरदस्त। देखो सवाल तो ये है, और ऐसा सवाल जब आता है तो बहुत मजा आता है, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीचे दिए गए चित्र में से
असमान संपूरक कोणों के सही युग्म क्या हैं। साथियों, असमान संपूरक कोणों की बात की है तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। आप बताएंगे सर संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब समान की बात की है तो इसका मतलब दोनों ही कोण हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और उन दोनों कोणों का योग अगर हम देखें तो 180 होना चाहिए। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं डी ई एफ। डी ई एफ, डी एफ ही है या डी ई एफ है? डी ई एफ ये वाला है, चलो कोई बात नहीं। ई एफ ए, ई एफ ए एक ये वाला कौन है भाई, ये तो संपूरक भी है भाई। सीधी सी बात ये कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संपूरक हैं, कोण 180 डिग्री बन रहा है और दोनों ही असमान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं ए एफ बी, ए एफ बी ऊपर गया, चलो ठीक है। बी एफ डी, बी 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 एफ, एफ कहाँ गया रे, एफ अच्छा नीचे, डी ये, अरे वाह कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों असमान है और इन दोनों का कोणों का योग भी 180 है, तो कहीं जाना ही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर है। लेकिन देख लेते हैं दो वाला भी, डी ए ई एफ, डी ई एफ, डी एफ ही होना चाहिए लेकिन ये पता नहीं कैसे बना रखा है। ए एफ बी, ए एफ बी, अरे ये दोनों संपूरक कैसे हो गए भाई, ये बराबर हो सकते हैं, संपूरक नहीं हो सकते, ये तो गलत ही हो गया। तीसरा देखते हैं, चलो तीसरे को और चेक कर लेते हैं। बी एफ डी, लो जी बी एफ डी, चलो ई एफ ए, ई एफ ए, अरे रे 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 ये तो दोनों ही विपरीत हैं, क्या है इनमें तो संपूरक बन ही नहीं रहा, सी तो होगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। अगला देख लेते हैं ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ सी, डी एफ सी, डी एफ सी, हाँ संपूरक तो हैं लेकिन बराबर हैं क्योंकि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये तो समान संपूरक हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है भाई साहब असमान संपूरक, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हमारा विकल्प क्या रहेगा, ए ऑप्शन ही सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद एक सवाल और बचेगा। एक समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हैं। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। भाई जबरदस्त सवाल है, करिए एक बार, थोड़ा सा समय दे रहा हूं, इसका उत्तर बताइए मेरे को क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए, कर लीजिए कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल साथियों आपको पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो भाई कर लेते हैं, मैं भी में और यहां लगाऊंगा आमने सामने की भुजाओं का योग यानी समांतर भुजाओं का योग कितना है, 10 प्लस 16 लगा दूंगा, और गुणा में मैं हमेशा h को रखूंगा और बराबर में दे रखा है कितना 78, तो बराबर में मैं यहाँ पे 8 रख दूंगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो इस दो का यहाँ गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत बनेगी क्या, या फिर मैं इनको जोड़ दूं, फिर 16 और 10 कितने हो गए, 26 हो गए, और 26 में 2 का भाग दूंगा 13 बचेगा। इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू कितनी है, 13 है, कितनी वैल्यू है 13, और गुणा में कितना है h है, बराबर में कितना है 78 है। आप मेरे को ये बताइए 78 में 13 का भाग दूंगा तो 13 दूनी 26 और 13 3 39, 13 पंजो 65 और 13 छकानी 78, h बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। h बराबर 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, आज का लास्ट सवाल। अगर क्लास पसंद आए तो मज़े से लाइक करना, शेयर करना, और साइड में एक अनलाइक का बटन भी है वो भी दबा देना अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो। सवाल नंबर लास्ट करते हैं कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। साथियों परिधि होता है और एक परिमाप होता है, एक तो परिधि होता है और एक परिमाप होता है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि परिधि और परिमाप दोनों बराबर होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। आप वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है, वृत्त का परिमाप भी कितना
होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन वास्तव में ओवरऑल देखें तो ये हमें ऐसे देखो, ऐसे सवाल देखो ऐसे दे रखा है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हुई 28 हुई, 28 हुई कि नहीं हुई। अब देखो इसमें वृत्त के आधे भाग की परिधि पूछी है, तो परिधि का मतलब तो ये इतना ही है, पाई आर ही है, पाई आर ही है साथियों, पाई आर बस। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे 28 रखेंगे, और 7 का पढ़ा 4 बार 22 चौक कितना होता है, 22 चौक 88 हो भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये पूछता कि आधे भाग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में ये वाली भुजा भी योग होगी, क्योंकि परिमाप में हम लंबाइयों का योग करते हैं, तो लंबाइयों का योग क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर भी होगा। लेकिन अर्धवर्त की जब हम परिधि निकालते हैं तो पाई आर प्लस 2 आर ही करते हैं, लेकिन वास्तव में ओवरऑल देखें तो ये सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन है वो सही उत्तर रहेगा। तो साथियों ये सवाल थे आपके मैथमेटिक्स विषय के 2017 की जो वैकेंसी थी, लेवल 2 का ये प्रश्न पत्र था। उम्मीद करता हूँ 30 में से कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ 2015 के प्रश्न पत्र को लेकर, यदि आप कमेंट करेंगे, अन्यथा समय मिलेगा तो ज़रूर करवाएंगे। बाकी मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की आपको सारे प्रश्नों को आराम से समझाने की, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चाहे वो बायोलॉजी। और साथियों याद रखना, इससे डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनेगा, लेकिन तैयारी हमारी डिफ़िकल्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि हम हार्ड लेवल की तैयारी करेंगे तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को आराम से करने की क्षमता रख पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।